हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है और इसमें हम एक और अद्भुत मौलिक अधिकार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले हैं भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, पांचवा। जी हाँ दोस्तों, पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक वर्णित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपको आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि आखिर ये शिक्षा और संस्कृति के संबंध में क्या अधिकार हमारे नागरिकों को भारतीय संविधान प्रोवाइड करवाता है। चलिए, इससे पहले हम इसके अधिकार के बारे में कुछ चर्चा करें। आपको दो शब्द समझने होंगे। एक शब्द तो है हमारा संस्कृति और दूसरा है आपका शिक्षा। इन दोनों शब्दों को समझते हुए फिर हम आगे आपको वर्णित करेंगे अनुच्छेद 29 को कि वो क्या कहना चाहता है। तो चलिए, सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारा क्या, संस्कृति। ठीक है ना, संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में जब भी आप संस्कृति शब्द को सुनते होंगे, आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि संस्कृति का मतलब क्या है। कभी कभी हमारी जो परंपराएं हैं, प्रतिष्ठाएं हैं, या फिर जो त्योहार हैं या जो रीति रिवाज हैं, आप संस्कृति का मतलब उसमें लेते हैं। लेकिन केवल संस्कृति का अर्थ इतना सीमित नहीं है, संस्कृति का अर्थ थोड़ा सा बड़ा है। अब इसको मैं समझाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप कमेंट जरूर करें। तो देखिएगा, किसी समाज या समुदाय, जी हाँ, जब भी हम संस्कृति की बात करेंगे तो ये केवल किसी एक व्यक्ति पर्सनल बात नहीं होती है, समुदाय में बात होती है, ग्रुप में बात होती है। तो किसी भी समाज या समुदाय के द्वारा धारण भौतिक और अभौतिक पॉइंट टू बी नोटेड कि जब कोई भी समाज के जो लोग होते हैं, जब भौतिक और समाज के भौतिक और अभौतिक, भौतिक का मतलब है जो आपको दिखाई देते हैं और अभौतिक का मतलब है कि उनको फील किया जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन उनको आप देख नहीं सकते हैं। तो भौतिक और अभौतिक जो तत्व हैं या फिर समाज के वो गुण हैं, उन्हीं को हम संस्कृति कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, हमारे समाज के अंतर्गत उपस्थित भौतिक और अभौतिक तत्व या गुण जो समाहित है और उनको हमारे समाज ने ग्रहण कर रखा है, उन्हीं को हम संस्कृति कहते हैं। आइए, इस संस्कृति के अंदर क्या क्या शामिल करते हैं उसको भी समझते हैं। जैसे हमारा वेशभूषा, हमारा वेशभूषा कैसा है उसको शामिल करते हैं। हमारा खान पान, आपने देखा होगा भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के भोजन आप खाते हो, तो वो भी हमारा संस्कृति का ही भाग है। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोला जाता है, ये भी संस्कृति का भाग है। आप कई सारी पारंपरिक ऐतिहासिक परंपराओं के बारे में भी आप देखते होंगे, तो वो भी हमारा इसी का भाग है। रहन सहन, रीति रिवाज, त्योहार और आध्यात्मिकता यानी कि धर्म संबंधित जितनी भी हमारी प्रणालियां हैं, वो भी हमारा शामिल की जाती हैं संस्कृति में। तो संस्कृति कोई छोटा सा चीज नहीं है। संस्कृति का मतलब है कि समाज के द्वारा भौतिक और अभौतिक जो गुण धारण कर रखे हैं, जिसमें खान पान, रहन सहन, भाषा, बोलचाल और हमारे रीति रिवाज, तौर तरीके, ये सारी चीजें शामिल होती हैं और इसी का जो रूप आप देखते हो वही कहलाता है संस्कृति। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट को, शिक्षा। आपने एजुकेशन वर्ड कई बार सुना होगा, लेकिन आप भी कंफ्यूज होते हो कि आखिर शिक्षा है क्या। आप कभी कभी सोचते हो कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो, उनको कहते हैं हम क्या, कि भाई ये हमारे शिक्षित हैं या फिर इसी को शिक्षा कहते हैं। भाई का खा गा घा या बंटू सीख लेना शिक्षा नहीं है। शिक्षा का तो अर्थ ही है सीखना, चाहे वो किसी भी प्रकार से सीखे। तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षित होगा, ये बात ठीक है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि उसको किसी ना किसी चीज का तो शिक्षा जरूर होगा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, लिटरेट। जी हाँ, लिटरेट का मतलब है कि वो जो हमारा एक तरीके से साक्षरता जो वर्ड आता है, या साक्षर है या नहीं, उसके संबंध में पढ़ाई लिखाई का मतलब निकाला जाता है। नहीं तो हम सामान्य जीवन में क्या करते हैं कि पढ़ाई लिखाई का एजुकेशन का मतलब पढ़ाई लिखाई को समझते हैं, जबकि एजुकेशन या जो शिक्षा है
उसका संबंध पढ़ाई लिखाई से तो है ही है, क्योंकि ये भी तो सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन कुछ अन्य चीज़ें अगर किसी को आती हैं तो वो भी किसी न किसी की शिक्षा रखता ही है अपने पास। जैसे किसी को भोजन बनाने की शिक्षा हो सकती है, किसी को अन्य चीज़ों की शिक्षा हो सकती है। लेकिन लिटरेट वही व्यक्ति कहलाएगा जिसको भाषा का ज्ञान है, या तकनीकी रूप से कुछ जो हमारी चीज़ें होती मतलब एक तरीके से, जैसे लिटरेचर में आप क्या शामिल करोगे, जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई लिखाई का पूरा मैटर हो गया, गुणा भाग हो गया, पहाड़े हो गई, गिनती हो गई, या ABCD हो गई। मतलब ये जो चीज़ें भाषा से संबंधित है इसको हम कहते हैं कि ये लिटरेट है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो देखिए जरा, शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है, अतः 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति जो एक सामान्य कथन को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे, ना कि शिक्षित कहेंगे। देखिए इसको शिक्षित तो कहेंगे, लेकिन इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड यूज किया जाता है साक्षर। कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को क्या करता है, पढ़ भी लेता है, किसी भी कथन को वो लिख भी लेता है पढ़े हुए को, और समझ भी लेता है, तो ये लिटरेट यानी कि साक्षर कहलाएगा, ना कि शिक्षा। आई होप आपको शिक्षा और साक्षरता में अंतर क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एक तो संस्कृति की और एक शिक्षा की, कि हमारा संविधान हमको संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण का अधिकार देता है। लेकिन आज हम बात करेंगे आर्टिकल 29 पर। जी हाँ, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 बात कर रहा है अल्पसंख्यकों की। जी हाँ, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जितने भी हमारे भारत में अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों की कैसे रक्षा की जाए, इसके बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 29। अब भारत में अल्पसंख्यक कौन होंगे ये डिफाइन नहीं किया हुआ है। मतलब संविधान में, मूल संविधान में, संविधान निर्माता जब संविधान को बना रहे थे तो उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द तो प्रयोग किया, लेकिन भारत में अल्पसंख्यक किसको माना जाए ये डिफाइन नहीं किया हुआ। इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले। पहले समझ लेते हैं कि अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं इनके हितों की रक्षा किस चीज के मामले में, शिक्षा और संस्कृति के मामले में वो कैसे कहता है। तो इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि भारत में रहने वाले किसी भी भाग में, यानी कि संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं हम, मतलब ऑल इंडिया की, तो भारत में रहने वाले किसी भी भाग में नागरिकों को किसी भी अनुभाग, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी अनुभाग को, अनुभाग का मतलब है वो वर्ग वगैरह है ना, किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। आप टॉर्चर करके उसकी संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, बोली की वो जैसी बोली बोलना चाहे और अपने आने वाले जनरेशन को जैसे सिखाना चाहता है वो सिखा सकता है, ये उसको आज़ादी है। साथ ही भाषा भी वो जारी रख सकता है, और लिपि भी, लिपि का मतलब होता है लिखने की शैली। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि हमारा क्या है, देवनागरी। ऐसे ही हमारा अंग्रेजी की जो भाषा, जो लिपि है वो क्या है, रोमन। तो ये हमारी क्या है, ये लिपि है। पंजाबी की लिपि क्या है, हमारा गुरुमुखी है। तो ये हमारा अलग अलग भाषाओं में लिखने की शैली है। तो इसके भी संरक्षण का अधिकार हमारा संविधान आर्टिकल 29 के माध्यम से हमको देता है। यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि ये जो आपको अधिकार मिल रहा है 29 के अकॉर्डिंग, ये सामूहिक अधिकार है, क्योंकि किसी भी एक समूह की बोली, भाषा या उसकी लिपि, उसके द्वारा जो प्रयोग की जाती है लिपि, या किसी समुदाय की संस्कृति के संरक्षण का उनको अधिकार आर्टिकल 29 देता है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 29 का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कि यहां पर तो हमने बात कर ली कि बोली, भाषा, संस्कृति, लिपि की संरक्षण की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर कहता है कि किसी भी संस्थान के अंदर, शिक्षा संस्थान के अंतर्गत प्रवेश अगर कोई बच्चा ले रहा है, यानी कि कोई पढ़ना चाहता है, तो मात्र भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर उसका प्रवेश नहीं रोका जाएगा। यानी कि आप इस जाति के हो इसलिए हमारे स्कूल में इस जाति के बच्चे नहीं पढ़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं कर सकता है कोई। अगर ऐसा करेगा तो यह दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये संविधान का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। तो समझते हैं, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले, पॉइंट टू बी नोटेड, राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान, मैंने आर्टिकल 28 में आपको, ठीक है ना, ये सब समझाया है।
है ना, कि जो संस्थान हैं वो कितने टाइप के संस्थान होते हैं। तो पिछले अधिकार में आपको जाके ये समझ लेना है। जब मैं आपको धर्मनिरपेक्षता का जो अधिकार था वो करा रहा था, तो मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के जो संस्थान हैं शिक्षा से संबंधित। एक वो जिनको पूरी तरीके से राज्य पोषित करता है, एक वो जो इससे अनुदान प्राप्त करते, एक वो जिसको इसने मतलब राज्य ने मान्यता दे रखी है, एक वो जो स्थापित तो किसी अन्य के द्वारा किए गए हैं लेकिन यहाँ पर नियम राज्य के लागू होते हैं। तो ऐसे संस्थानों में शिक्षा लेने से आपको कोई मना नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या सहायता प्राप्त, यानी कि जो गवर्नमेंट सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में उनकी हेल्प करती है, उनमें जाति, धर्म, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। यानी कि उनका एडमिशन होगा। आपको धर्म, जाति और भाषा के आधार पर आप उनके एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो यह आपका संविधान का उल्लंघन होगा, मौलिक अधिकार का उल्लंघन। और मैंने पहले ही बताया था कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई हाई कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दावा कर सकते हैं आप। और यह हमारा व्यक्तिगत अधिकार माना जाता है, क्योंकि ये किसी सिंगल व्यक्ति के साथ भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है, तो इसलिए व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत आता है। अब कुछ नोट पॉइंट बातें कि संविधान में, मैंने पहले बताया कि मूल संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शब्द का व्याख्या करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक के आधार कितने होंगे? 2 आधार होंगे हमारे देश में। एक तो रहेगा धार्मिक आधार और एक रहेगा भाषाई आधार। अब हम इसको कैसे माने कि भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर कोई अल्पसंख्यक है? तो आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि हमारे देश की जो टोटल जनसंख्या है वो 100% है, और इस 100% में से अगर कोई भी आबादी किसी भी धर्म की या भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी अगर 50% से कम है तो वह अल्पसंख्यक घोषित किए जाएंगे। और आप हमारे यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से 6 धर्म क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं। यानी कि भारत में हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो 78 पॉइंट समथिंग % हैं। यानी कि आप मोटा मोटा इनको 79% या 80% आबादी आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि हिंदुओं की है। तो बाकी धर्म की आबादी कितनी? तो बाकी धर्म की ऑटोमेटिकली आबादी आपकी क्या रह जाएगी? कम ही रहेगी ना। दूसरे नंबर पे जैसे हमारा आता है मुस्लिम धर्म, उनकी 14% मतलब 14 से 15% की आबादी भारत में है, तो ये भी अल्पसंख्यक के अंदर हैं। सिख, ईसाई, जैन और आपका बौद्ध, ये भी हमारे क्या हैं? हमारे एक तरीके से अल्पसंख्यक में आते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 6 धर्म हैं हमारे जो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये डिफाइन किसने किया है? 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कि हम आधार मानेंगे 2 चीजों को, भाषा और धर्म के आधार पर। लेकिन मैंने अभी आपको एक शब्द कहा था अनुभाग, अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पर बताया था किसी भी अनुभाग। तो अनुभाग शब्द हमारे संविधान में प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ क्या है कि यह संविधान का आर्टिकल 29 केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है बल्कि यह बहुसंख्यकों के लिए भी है, क्योंकि अनुभाग शब्द का प्रयोग अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए ही होता है। एक बात और कि भाषा संरक्षण हेतु आप लोग क्या कर सकते हैं? आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। और एक और बात, अगर कोई राजनेता चुनाव के समय में किसी भी एक भाषा के संरक्षण की बात करता है, भाषण देता है, वादा करता है, तो यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1956 के उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मैं आसान भाषा में बता रहा हूं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1956 ये क्या करता है कि ये कोई भी जो राजनेता है उसको टिकट मिल गई है या सदस्यता मिल गई है तो कई सारे कारणों को बताता है जिसके आधार पर इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, इनकी टिकट छीनी जा सकती है, इन्हें चुनाव से बहिष्कार इनका किया जा सकता है अगर मतलब ऐसी गाइडलाइन का वो उल्लंघन करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि अगर अपने भाषण में ये किसी विशेष संस्कृति के संरक्षण की बात करते हैं, वायदा करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि इन्होंने
जनप्रतिनिधि अधिनियम 1956 का उल्लंघन किया है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा आर्टिकल 29 क्लियर हुआ होगा और आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है संरक्षण का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 30 को भी कंप्लीटली कवर कराएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।